दोस्तों, एक महिला अपने जवान बेटी को छोड़कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने जाती है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के दौरान ही वह अपने परिवार के साथ साथ अपने एकलौती बेटी की सलामती के लिए दुआ भी मांग रही थी और यह भी कह रही थी कि हे गंगा माँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अगले साल फिर आऊंगी और आके त्रिवेणी के इसी महासंगम में फिर से डुबकी लगाऊंगी। वो अपनी बेटी के लिए मां गंगा से आशीर्वाद भी मांग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी के लिए वह आशीर्वाद मांग रही है, जिस बेटी के खुशामद के लिए, जिस बेटी की सलामती के लिए वो दुआ मांग रही है, उसी बेटी के साथ उसके ही घर में दो लोगों के द्वारा वो कृत किया जाएगा। उसने कभी इस बात की परिकल्पना भी नहीं की थी। महिला ने कभी यह सोचा नहीं था कि प्रयागराज से लौटने के बाद जब वो अपने घर जाएगी और घर जाने के बाद उसकी बेटी किस बुरे स्थिति में उसको उसके ही घर में मिलेगी। इस बात की परिकल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसने इस बात की परिकल्पना कभी नहीं की थी कि उसके ही घर में उसकी अनुपस्थिति में दो लोगों के द्वारा उसके बेटी के साथ इस तरीके का गंदा कृत्य किया जाएगा। दोस्तों, एक अत्यंत दुखद और भावुक कर देने वाली घटना है जो हाल फिलहाल में अभी घटित हुई है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। बिहार के लखीसराय की रहने वाली कौशल्या देवी वो अपनी एकलौती बेटी आरती से कहती है, जिसकी की उम्र 21 साल की थी। वो अपने बेटी से कहती है कि हम गांव की महिलाओं के साथ प्रयागराज जा रहे हैं क्योंकि हमको वहां से आने में 2-3-4 दिन का तो समय लग ही जाएगा। इस बीच मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेवारी को तुम संभालना। जो दादी है उसके दवा का भी ख्याल रखना, टाइम पे खाना देना और इस बात का ध्यान रहे कि घर छोड़ के तुम कहीं मत जाना। इसके बाद पूरी तरीके से समझाने के बाद जो गांव की अन्य महिलाएं थी, उन महिलाओं के साथ वो वहां से निकल जाती है और जैसे ही वह निकलती है, इधर आरती को आजादी मिल जाती है। आरती अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकालने के बाद अपने बॉयफ्रेंड दीपक को फोन करती है और कहती है कि दीपक, अभी तक तो हम लोग छुप छुप के मिला करते थे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ दिन में ही मिला करते थे और मैं अब चाहती हूँ कि हम रात में भी मिले क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। दीपक उसका बॉयफ्रेंड था या फिर यूं कहे कि मंगेतर था और दीपक हमेशा उसके घर पे आता था और वो भी तब जब उसकी माँ होती थी। मतलब दिन में दीपक का आना जाना उसके घर पे होता था क्योंकि दीपक से ही आरती की शादी होने वाली थी। आरती के घर में सब लोग इस बात को जानते थे तो इस वजह से आरती के घर में भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इस बात से सब लोग आश्वस्त हो गए थे कि दीपक के साथ आरती की शादी होने वाली है। जैसे ही आरती यह बात कहती है और जैसे ही यह बात दीपक सुनता है, वह पूरी तरीके से खुश हो जाता है। इसी मौके का तो तलाश था और वह मन ही मन उसके मन में ख्वाबों के लड्डू फूटने लगे। अब वो सोचता है और कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे तुम रात में बुला रही हो। तब आरती कहती है कि दीपक, माँ 3-4 दिन के लिए कुंभ गई है, उसको आने में कम से कम 3-4 दिन लगेगा। अब दीपक अंदर से बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वो कहता है कि आरती, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम हमारा आए इंतजार करना, मैं आज ही रात में मिलने तुमसे आ रहा हूँ। इधर जैसे ही शाम होते ही आरती खाना वाना बना के तैयार करके खाना अपने दादी को खिलाए और लगभग 8 बजे तक अपने दादी को खाना खिलाने के बाद वो पूरी तरीके से सुला दी। 9:30 बजे के आसपास दीपक आरती के घर में आता है, लेकिन ये क्या, दीपक अकेले नहीं आता है, उसके साथ उसका दोस्त पंकज भी होता है। जब आरती दूसरे लड़के को, पंकज को देखती है, तब वो दीपक से कहती है कि दीपक, हमने तो तुम्हें अकेले बुलाया था, ये तुम्हारे साथ कौन है? तब दीपक कहता है कि ये जो लड़का है ये मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, ऐसा समझ लो जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है। तब आरती कहती है कि वो तो ठीक है, जैसे तुम हो वैसे ये भी है, लेकिन इसको बुलाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों तुम इसको यहाँ पे बुलाए हो? मैं तो तुम्हें अकेले बुलाई थी ना, लेकिन तुम दो क्यों आए हो तब?
दीपक कहता है कि अरे इसमें क्या बात है, जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है, ये जान लो कि मैं और ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, और आज जो भी करेंगे हम तीनों मिलके एक साथ करेंगे। जैसे ही यह बात आरती सुनती है वो झल्ला जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा क्या मतलब है, तीनों मिलकर एक साथ करेंगे? क्या मतलब है, मैं कोई बांटने वाली चीज हूँ या फिर मैं कोई खाने वाली चीज हूँ जो तुम मुझे बांटोगे? उसका साफ साफ कहना स्पष्ट था, वो चाह रहा था कि वो अपनी प्रेमिका को या फिर वह अपने होने वाली पत्नी को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जो होने वाली पत्नी है अब उसके दोस्त पंकज के भी साथ हम विस्तर हो जाए। उसके कहने का मतलब साफ साफ स्पष्ट था और आरती इस बात को बखूबी समझ चुकी थी, और वो उसी समय कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बात अगर पता रहता कि तुम आओगे और तुम अपने साथ किसी दूसरे को भी लेके आओगे तो मैं तुम्हें हरगिज भी नहीं बुलाती। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकलो और मुझे अब तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। जैसे ही यह बात दीपक सुनता है वो कहता है कि क्यों इतना गुस्सा करती हो, तुमसे हमारी शादी होने वाली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये करने में कोई समस्या नहीं है, मुझे तुम्हें बांटने में अपने दोस्त के साथ मुझे कोई समस्या नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब इस बात पे आरती कहती है कि मैं तुमसे अब शादी भी करने वाली नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरा ही मंगेतर मुझे ही बांटे या फिर मुझ में भी हिस्सेदारी अपने दोस्त के लिए तय कर दे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और मैं अब तो तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। तब दीपक कहता है, अरे यार नाराज क्यों होती हो, चला जाएगा और नहीं जाएगा तो यहीं पे कहीं किसी दूसरे कमरे में सो जाएगा और हम लोग एक बेड पर सो जाएंगे। तब आरती थी वो कहती कि नहीं हरगिज नहीं, इसे हर हाल में अभी ही जाना पड़ेगा। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से चले जाए। इस बात पे दीपक कहता है कि ठीक है चला जाएगा, एक काम करो, काफी ठंड लग रही है और हम लोग ठंड में आए हैं बाइक चला के कि हम दोनों के लिए तुम चाय बना दो। चाय पीने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा, मैं इसको यहाँ से भेज दूंगा। तब आरती इस बात को सहर्ष मान लेती है। उसे भी लग गया कि हो सकता है कि चाय पिएगा और चाय पीने के बाद पंकज वहां से चला जाएगा। वो किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और इधर पंकज और दीपक आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब पंकज कहता है, अरे यार दीपक, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी जो मंगेतर है वो आसानी से मान जाएगी, तुम्हारा बड़ा ध्यान रखती है, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है, तुम जो भी कहते हो वह करती है, तो फिर अचानक क्या हो गया? इतने नखरे क्यों दिखा रही है? तब दीपक कहता है कि अरे पंकज जाने दो, तो ये उसकी इच्छा है तो अच्छा होगा तुम चले जाओ। क्यों यहाँ पे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ, चाय बन रहा है, चाय पी लेना और चाय पीने के बाद तुम चले जाना। तब पंकज कहता है, ऐसे कैसे यार, मैं चले जाऊं? मैंने भी खर्च किया है यहाँ तक आने में, जो भी खर्च हुआ है वो मैंने भी खर्च किया है, मैं अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मतलब इसी टॉपिक पे दीपक और पंकज आपस में बातचीत कर रहे थे और उधर आरती किचन में चाय बना रही थी। बातचीत करने के दौरान ही किचन से आरती भी आ गई और इसके बाद वो बात 2 कप चाय इन दोनों की ओर बढ़ाई और बढ़ाने के बाद ये कहती की है कि लो अब आप लोग चाय पी लो और चाय पीने के बाद जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाना। तब दीपक आता है कि अरे क्यों इतना झल्ला रही हो, इतना भड़क क्यों रही हो, तुम भी तो चाय पियो। अब क्योंकि दीपक का कहना था, दीपक के बात को रखने के लिए आरती चाय पीने लगती है। अब तीनों लोग वहां पर बैठ के चाय पी रहे थे, चाय जब खत्म हो जाता है इसके बाद फाइनली आरती वहां से खड़ी हो जाती है और इसके बाद कहती है कि दीपक, मैं अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इस बात पे दीपक कहता है कि अब तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं, और कहाँ दीपक और पंकज दोनों यहाँ से जाने वाले थे, उनका यहाँ आने का मतलब साफ था, कहीं ना कहीं पूरी तैयारी से ये दोनों आए हुए थे। तब दीपक कहता है, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे तुम जो भी कुछ कर लो।
इस बात पे आरती भड़क जाती है और गुस्से में लाल होके दीपक से कहती है कि दीपक, अच्छा यही रहेगा कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं हल्ला करूंगी, शोर शराबा करूंगी और पास पड़ोस के लोगों को बुला लूंगी, और इसके बाद तुम दोनों की क्या दशा होगी ये तुम दोनों सोच सकते हो। अच्छा होगा, तुम्हारा भी इज्जत बचा रहेगा, मेरा भी इज्जत बचा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जैसे ही यह बात आवेश में आके आरती बोलती है, दीपक एक जोरदार धक्का आरती को लगाता है और आरती वहीं पे पड़ा हुआ एक बेड था उसी बेड पर गिर जाती है। जब वो बेड पर गिरती है, इसके बाद आरती के दुपट्टे के साथ साथ उसके माँ का जो वहाँ पे साड़ी रखा हुआ था, इन दोनों को लेके हाथ पैर बांधते हैं और इसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं, और ठूंसने के बाद अब शुरू होता है इन दोनों का असली खेल। अब आरती पूरी तरीके से बेबस हो चुकी थी, पूरी तरीके से असहाय हो चुकी थी। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि आखिर हम करे तो करे क्या। वो बोलना तो चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, और वो बार बार सोच रही थी कि आखिर हमने हामी ही क्यों भरी कि दीपक के साथ मैं शादी करूंगी। अगर मैं दीपक के इस कृत्य को पहले जान जाती और मैं ये जान जाती कि दीपक इस मानसिकता का इंसान है, तो मैं बिल्कुल शादी के लिए हाँ नहीं करती। वो तमाम तरह के बात बेड पर पड़े पड़े उसी अवस्था में सोच रही थी। ये पूरी तरीके से जब असहाय हो गई, हाथ जोड़ रही थी, पांव पड़ रही थी, कहने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से तो आवाज निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था। वो बोलने की बार बार कोशिश करती और ये कहती कि दीपक छोड़ दो मुझे, इशारा में बात करती और अपने को छोड़ने के लिए कहती, लेकिन ये दोनों कहाँ छोड़ने वाले थे। अब शुरू होता है इन दोनों का असली खेल। अब इन दोनों की जो मनोदशा थी, जिस बात को ये लोग पहले से तय करके आए थे कि हम दोनों वहां पर जाएंगे और साथ ही साथ रंगरेलियां मनाएंगे, इसके बाद इन दोनों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ कृत करना प्रारंभ किया। पहले दीपक, फिर पंकज, फिर दीपक, ऐसा करते करते बारी बारी से उन दोनों ने उस घटना को बड़े ही निर्ममता पूर्वक दोनों ने उस घटना को अंजाम देने की भरपूर कोशिश की। एक दो बार इस तरह का काम, इस तरह का कृत्य वो पूरी तरीके से वहां पर कर लिए। इसके बाद अब उसी अवस्था में छोड़ के पंकज कहता है कि दीपक, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से इस लड़की को निर्वस्त्र किया जाए, पूरे कपड़े इसके शरीर से उतारे जाए। अब ऐसा सुनते ही जो दीपक था वह पूरा कपड़ा उसके शरीर से हटा देता है, एक भी कपड़ा उसके तन पे नहीं था। जब वो लड़की निर्वस्त्र हो गई और इसके बाद उसको तत्काल वहां पे एक ब्लैंकेट से ढकता है, वहीं पे बैठ के ये दोनों शराब पीने लगते हैं। ये दोनों नशे में हो गए। नशे में होने के बाद तब तक वो लड़की वैसे ही निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी, और इस बीच ये दोनों अपना शराब पीने में मस्त थे, और इस बीच वो लड़की पूरी असहाय निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहा था। जब ये दोनों पूरे तरीके से नशे में हो गए, या फिर यूं कहे कि शराब ने जब अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, तब दीपक और पंकज फिर से भूखे शेर की तरह उस लड़की की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर उस लड़की के साथ बारी बारी से वही कृत्य करने लगते हैं। प्राकृतिक अप्राकृतिक जितना भी जैसे भी हो सका, इन दोनों ने पूरे तरीके से अपने आप को संतुष्ट किया, या फिर यूं कहे कि जब पूरी तरीके से इन दोनों ने अपने काम वासना को शांत कर लिया, अपने आप को तृप्त करने के बाद जब तक ये सारा कुछ कर रहे थे, इसी दौरान वो लड़की भी बेहोश हो गई। मतलब जब कंट्रोल से बाहर हो गया, वो लड़की पूरी तरीके से असहाय हो गई और ये दोनों बिल्कुल जानवरों की भांति जब ऐसा कुछ कर रहे थे, इसी बीच वो लड़की जो आरती थी वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में भी ये दोनों नहीं माने और पूरी रात उसके साथ वो कृत्य लगातार करते रहे। वो लड़की ऐसे ही अभी भी निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। जब 3 बजे बज चुका, 3 बजे बजने के बाद वो लड़की इशारा में पानी मांगने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे पानी दे दो, पानी का इशारा कर रही थी।
लेकिन पंकज और दीपक ये बात समझ रहे थे कि ये लड़की पानी मांग रही है, लेकिन उसको पानी तक भी वो लोग नहीं देते हैं। 3 बजे से 4 बजे का समय हुआ तब दीपक कहता है कि पंकज अब चला जाए। इसके बाद पंकज कहता है कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा, क्योंकि वो जो आरती थी वो बेहोशी की हालत में वैसे ही पड़ी हुई थी और अंदर ही अंदर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेहोशी की हालत में वो लड़की पड़ी रही और इन दोनों ने बारी बारी से जानवरों की भांति पूरी तरीके से उस असहाय लड़की आरती को इन दोनों ने जितना हुआ उतना नोचने का काम किया, या फिर यूं कहे कि भूखे शेर की भांति इस तरीके से उस लड़की को इन दोनों ने नोचा जिसकी हम क्या ही बात करें। जैसे ही पंकज बोलता है कि इस लड़की का क्या करे, तब दीपक कहता है मैंने तो सुना है कि अगर कोई इंसान बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो जब उसको दोबारा होश आता है या फिर जब वो बेहोशी की हालत से बाहर निकलता है, तब उसके साथ बेहोशी में क्या हो रहा था इस बात का उसको आभास नहीं रहता है। तो शायद हम दोनों ने इसके साथ क्या किया, क्योंकि बेहोशी की हालत में हमने सब कुछ किया है, तो इसको इस बात का आभास ही नहीं रहेगा, वो इस बात को जान ही नहीं पाएगी कि इसके साथ क्या हुआ है। तब पंकज कहता है अरे यार, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है लगता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कभी हुआ है क्या कि अगर कोई बेहोश है और बेहोशी की हालत में उसके साथ तुम करोगे तो उसे इस बात का आभास नहीं रहेगा। और उसके साथ जो भी घटना हो रहा था, उस घटना को अपने नग्न आंखों से होते हुए वह भली भांति देख रही थी, वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उसके अंदर वो शरीर में पावर नहीं था कि वो उस बात के लिए विरोध भी कर पाए या फिर अपनी असहमति भी जता पाए। उसके बगल के ही कमरे में उसकी दादी सोई हुई थी। उसके दादी को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि चंद कदमों की दूरी पर उसके घर की लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा कौन सी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी तरीके से उसकी जो दादी थी वो बिल्कुल इस बात से बेखबर थी। वो ना तो अच्छे से सुन पाती थी, ना ही अच्छे से देख पाती थी। पूरी तरीके से इन दोनों ने प्री प्लान तैयार किया था कि हम दोनों जाएंगे और जाने के बाद आरती के साथ इसी तरह जानवरों की भांति पेश आएंगे और पूरी रात उसका उपभोग करेंगे। दोनों आखिर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसको उसी अवस्था में छोड़ के वहां से निकल जाया जाए। इसके बाद उसी अवस्था में आरती को लोग वहां पे छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद एक ब्लैंकेट से उसके तन को ढक देते हैं और ढकने के बाद लगभग 4:15 बजे के आसपास वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब सुबह होता है तो जो उसकी दादी थी वह इस बात का वेट कर रही थी कि आरती निकलेगी, चाय वाय बनाएगी, मुझे देगी। उसकी दादी यह समझ रही थी कि जैसे ही सुबह होगा, माँ तो है नहीं, माँ तो कुंभ नहाने गई है, जो आरती है, जो हमारी पोती है, वह जल्दी मेरे पास आएगी और आके मुझे चाय देगी। वो इस बात का वेट कर रही थी, लेकिन जब सवेरा हो गया, जब सूरज की किरणें आंगन में आने लगी, उसके बाद भी वो लड़की वहां से नहीं उठी। तब वो अपने कमरे से उसकी दादी बाहर निकलती है और अपने पोती के कमरे की ओर जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाजा पूरी तरीके से खुला हुआ था और वो जो लड़की थी वो बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़ी हुई थी। उसका जो हाथ पैर था वो बांधा हुआ था। आरती अब बेहोशी से निकल चुकी थी, अब वो होश में आ चुकी थी। वो जैसे ही उसकी दादी जाती है, उसका जो हाथ पैर बांधा हुआ था उसको खोलती है, उसके मुंह से कपड़ा खींच के निकालती है और इसके बाद दादी बिल्कुल समझ जाती है कि उसके पोती के साथ, या वो उस लड़के से कहती है कि क्या हुआ, कौन था वो लोग। तब आरती रोने लगती है और रोते हुए अपने दादी के गले से लिपट जाती है और लिपट कर कहती है कि दादी, कोई और नहीं बल्कि दीपक था। तब दादी कहती है कि अरे दीपक, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि दीपक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। इस बात पे आरती कहती है कि नहीं, दीपक ही किया है, और दीपक अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ 2 लोग थे, उसका एक दोस्त और था। जैसे ही ये दादी यह बात सुनती है कि दीपक अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग थे, दादी का जो पारा था वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो तुरंत आरती को लेके वहां से निकलती है और कहती है कि चलो पुलिस स्टेशन चलो और वहां पर जो भी घटना घटी है, जो
जो भी बर्बरता तुम्हारे साथ हुआ है इस बात का जिक्र किया जाए। तब आरती इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि एक बार माँ को फोन कर लो, जैसा माँ कहेगी वैसा हम करेंगे। इस बात पर दादी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माँ को फोन करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। वो तुरंत आक्रोशित अवस्था में अपनी पोती को लेके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके उसके साथ जो भी घटना घटी, इन सारे घटना का जिक्र वहां के थाना प्रभारी थे उनको इस बात की जानकारी देती है और कहती है कि मुझे उन दोनों के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करनी है। जैसे ही थाना प्रभारी जो वहां के थे उन्होंने इस बात को सुना, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। वो तत्काल उन दोनों को वहीं पर बिठा देते हैं और इसके बाद अपने पुलिस टीम के साथ वहां से निकल जाते हैं उन दोनों की गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से, क्योंकि वो दोनों रात भर जगे हुए थे। वो दोनों अपने अपने घर पर गए थे और जाके निफिक्र होके बड़े ही शांतचित्त मुद्रा में वो दोनों सो गए थे। नहीं, इस बात का आभास ही नहीं था, मानो ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, मानो उनका कुछ होगा ही नहीं, ये सोच के वो दोनों अपने अपने घर पर सो गए थे। जब पुलिस की टीम उन दोनों के घर पर पहुंचती है तो दोनों को सोते हुए ही उठाती है और इसके बाद वहां से उठा के थाने लेकर आती है। पूछती है कि दीपक, तुमको अगर आरती ने बुला ही लिया तो तुम अकेले क्यों नहीं गए? अपने साथ पंकज को क्यों ले गए? और अगर पंकज को लेकर गए तो पंकज को भी उस काम में तुमने क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि आरती ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके बुलाया था। आरती से तुम्हारी शादी होने वाली थी तो तुमने आरती के भरोसे और विश्वास को तोड़ा है। तुमसे बड़ा पापी तो इस दुनिया में शायद कोई होगा ही नहीं। तब दीपक कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पंकज मेरा जिगरी यार था और उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी मैं आरती से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, इस बात पे दीपक को और ज्यादा पीटते हैं और इन दोनों की भरपूर तरीके से पहले पिटाई होती है। इसके बाद अब आरती से पुलिस वाले पूछते हैं कि आरती, यह बताओ आखिर इससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम क्या चाहती हो? तब आरती कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इसको बख्शा जाए, इसने जो भी कृत्य किया है पूरी तरीके से इस बात को लेकर अस्वस्थ थी और बार बार कह रही थी कि इन दोनों ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है, मैं भूल गई हूँ कि ये मेरा मंगेतर था, मैं भूल गई हूँ कि इससे हमारी शादी होने वाली है। अब इसने जो भी किया है इसके की कृत्य का सजा इसको मिलना ही चाहिए। वो इस बात के लिए बार बार अब पुलिस वालों से फोर्स कर रही थी। उसके इस बात को सुन के पुलिस वाले समझ गए कि आरती छोड़ने वाली नहीं है। इन दोनों को इसके बाद संबंधित धाराओं में उन दोनों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च होता है और एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो लोग तुरंत फिर उसकी मां को फोन करते हैं और मां को कहते हैं कि आप कुंभ नहाने गई हैं, इस बीच आपके बेटी के साथ बड़ा कुछ हो गया है। जितना जल्दी हो सके आप वहां से वापस आइए। जैसे ही यह बात उसकी मां सुनती है, तुरंत वहां से उसकी मां अपने गांव की महिलाओं को छोड़ के 500 किलोमीटर की यात्रा तय करके बिहार के लखीसराय पहुंचती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है, वो अपना सर पकड़ लेती है और अपना माथा पीटने लगती है और यह कहने लगती है कि आखिर मैंने अपने बेटी पर भरोसा ही क्यों किया। और आरती अपना सर पीटने लगती है कि मैंने दीपक के ऊपर भरोसा क्यों किया। और जब आरती से फिर पूछने की कोशिश की गई कि आरती, आप बताओ कि अब क्या करोगी, तब आरती बोलती है, हरगिज नहीं, मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ जो भी कृत्य किया गया है उस घटना के लिए मैं बिल्कुल भी माफ करने वाली नहीं हूँ। और दोस्तों, आरती क्या दुनिया की कोई भी लड़की ऐसे हरकत करने वाले लोगों को माफ करना कभी नहीं चाहेगी जो ऐसे घटना को अंजाम दिया हो। घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको ये बताना भी है कि किसी भी इंसान के ऊपर इतना भी भरोसा ना कर ले जिससे आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है और उन दोनों लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे ही जागरूकता भरी और जानकारी भरी कहानी देखने के लिए हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।